नमस्कार, ईटीना स्वदेश की इस खास पेशकश स्टॉक सुपर सेल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। SSS गेस वर्क काफी किया होगा। आज सुबह से हम काफी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे थे और आपको भी बता रहे थे कि आप हमें बताइए ये SSS हो क्या सकता है। तो ये है हमारा SSS और इस पहेली से पर्दा हम अब उठा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि स्टॉक सुपर सेल क्या है। हमारी ये खास पेशकश, इस वक्त बाजार में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना एक सेल लगाई जाए और आपको बताया जाए कि इन स्तरों पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि पिछले एक साल में करेक्शन दिखा चुके हैं और आपके लिए 5 पैरामीटर्स पर क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, उसे होल्ड करना है, अवॉइड करना है या एग्जिट करना है। इन 5 पैरामीटर्स पर बाजार के दिग्गज जो हैं अपनी राय आपको देंगे। तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। अगले आधे घंटे में आपके पास ऐसे चुनिंदा शेयर्स होंगे जिसमें खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे, जिसमें अगर आपको हो सकता है कंफ्यूजन है, आपने खरीदारी की है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में और उसकी पोजीशन को आपको होल्ड करना है या नहीं, ये आपके मन में असमंजस है, तो इसका जवाब आपको मिलता हुआ दिखेगा। एक लिस्ट हमने बनाई, एक रिसर्च हमने की और इस रिसर्च के तहत हमने 15 शेयर्स ऐसे निकाले हैं जिस पर विस्तार से आने वाले 22 मिनट में बातचीत होगी और आधे घंटे में आपका एक पोर्टफोलियो तैयार करने की कोशिश होगी। ध्यान रखिए, इनमें वो स्टॉक्स भी हैं जिन पर नजर आपको दूर से रखनी, यानी कि पोजीशंस जो है वॉच लिस्ट में रखनी है। ऐसे शेयर्स भी हैं जिनसे बिल्कुल दूर रहना है, यानी कि एग्जिट या फिर अवॉइड लिस्ट में डालना है। चलिए हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स को इस शो में शामिल करते हैं और फिर एक के बाद एक उनसे समझते हैं कि ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स कौन से हैं और उनमें चुनिंदा शेयर्स में इस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए क्या पोजीशंस बनाई जाए। मेरे साथ इस खास शो में 2 मेहमान जुड़ेंगे, तो करते हैं शुरुआत स्टॉक्स सुपर सेल की। और चलिए सुपर सेल में हमारे 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाजार के दिग्गज राहुल शाह है और बाजार के दिग्गज विजय चोपड़ा जी भी इस शो में हमारा साथ निभा रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। ईटीना स्वदेश पर अपना समय देने के लिए शुक्रिया। और इस खास पेशकश में, क्योंकि इस सीजन में समर शुरुआत कह सकते हैं, गर्मियों की इस वक्त जल्दी हो गई है और समर की अगर शुरुआत हो गई है तो समर सेल स्टॉक मार्केट में भी होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू, आपका स्वागत है। और शुरुआत में विजय जी आपसे करना चाहूँगी और शुरुआत में ही कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करना चाहूँगी जो कि काफ़ी हद तक फोकस में रहे। पिछले एक साल की अगर बात करें, कई सारी खबरें थी, कई सारी ऑर्डर विंस थी। कोचिन शिपयार्ड की मैं बात कर रही हूँ। कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक को अगर देखेंगे, हमने क्लियरली ये देखा कि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी जो है वो भले ही कमजोर देखने को मिली हो, लेकिन ह्यूज कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि कंपनी में एक तरह से विजिबिलिटी स्ट्रेंथ तो है लेकिन परफॉर्म करने की कोशिश में लगी है कंपनी। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर है, क्या करना चाहिए, 5 पैरामीटर्स में से इस स्टॉक पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है मानसी कि डिफेंस में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन रीच हो या दूसरी जो शिपिंग कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि ये माझगांव डॉक हो, ये 3-4 कंपनीज हैं जो कि शिप बिल्डिंग में हैं और भारत में बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं ताकि भारत एक अच्छा डिफेंस हब बन सके, एटलीस्ट उन कंट्रीज़ के लिए जो US, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज़ के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो महंगा सामान देते हैं। तो ऑप्शन बचता है इंडिया और कोशिश भी ये है, आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं और पूरा कैबिनेट चाहता है और कोशिश भी की जा रही है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने। तो मुझे लगता है जिस भाव में अभी अवेलेबल है कोचिन शिपयार्ड, ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे है और मेरा ये मानना है अगर यहाँ पे कोई खरीदता भी है तो उसको एक अच्छा पोटेंशियल है स्टॉक का ऊपर जाने का, जो मुझे लगता है 670-80 तक भी जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा लेवल पे ये अवेलेबल है। थोड़ा नीचे जाएगा तो और लेने की चेष्टा करिए, इसको एवरेज करने की चेष्टा करिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है, तो डर की कोई बात नहीं है। और जैसे कई बार होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं तो वहाँ डेट ओवरहैंग होता है या कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज में ऐसा नहीं होता मोस्टली। और कोचिन शिपयार्ड अगेन इन द शिप बिल्डिंग स्पेस, मुझे लगता है कि स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने का और धीरे धीरे इसकी जो ऑर्डर बुक है वो भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो बिल्कुल इसमें जिनके पास है वो रखिए, जिन्होंने ऊपर भी लिया है, और जो नया लेना चाहते हैं तो वो लीजिए और कुछ एवरेज कर सकते हैं तो वो भी करिए।
ठीक है, तो चलिए पहला शेयर हमारे इस स्टॉक सुपर सेल कैटेगरी में कोचिन शिपयार्ड, और ये हमारे पैरामीटर पर भी खरा उतर रहा है और आपके लिए भी विजय जी की राय है कि खरीदारी के मौके भी बनेंगे और एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे तो बिल्कुल बरकरार ही रखें। राहुल, आपसे जानना चाहूंगी, स्वागत है आपका। एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन का स्टॉक काफी हद तक फोकस में भी रहता है और इनफैक्ट रिटेल कैटेगरी की बात करें तो काफी हद तक नए डेवलपमेंट्स के चलते भी ये खबरों में रहा है। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है, कई नई बिजनेसेस हैं, नए सेगमेंट्स हैं जिसमें ये इनोवेट कर रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक में मूवमेंट तो नजर आती है। टेक्निकली तो यहाँ पर हम देखें लगातार उतार चढ़ाव के बीच स्टॉक ने कई बार परफॉर्म किया, लेकिन आपका नजरिया क्या होगा फंडामेंटल बेसिस पर स्टॉक में क्या किया जाए? गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि आई थिंक स्टॉक्स में, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है और स्टॉक मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। मेरे ख्याल से जो Q3 के जो नतीजे आए थे स्लाइटली सॉफ्ट थे और आई थिंक पूरा सेक्टर में देखे तो मेरे ख्याल से रिटेल एज अ सेगमेंट के अंदर सब में रिजल्ट सॉफ्टनेस देखने को मिले थे और मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन ईबी फैशन में जिस तरह से उनकी वेरियस ब्रांड्स और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है। उनके जो सॉलिड ब्रांड्स जैसे लाइफस्टाइल बोलो, पैंटलून बोलो, तो हर लोगों की, हर जनता के लिए वहाँ पे लाइफस्टाइल ब्रांड्स भी हैं उनके पास। तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग, एवरी सेगमेंट विच दे केटर, यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क में से कम और मुनाफा ज्यादा हो सकता है। 22,000 करोड़ के मार्केट कैप में पूरा कंपनी मिल रहा है विद लॉट ऑफ अट्रैक्टिव ब्रांड्स। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक लेने चाहिए। यहाँ से 30% का मुनाफा हो सकता है साल भर के रखने के लिए। और बेसिकली उनका जो बेट है मेरे ख्याल से इनका सुपीरियर एग्जीक्यूशन स्किल सेट जो है आदित्य बिरला मैनेजमेंट का। तो आई फील दैट यहाँ से अच्छी खासा तेजी किया जा सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो चलिए इनफैक्ट हमारे दोनों एक्सपर्ट से ये गुजारिश है कि कई सारे शेयर्स इस कड़ी में हम जोड़ने वाले हैं, तो क्विकली जो भी अपने टेक और अपने एनालिसिस हमें दे रहे हैं वो आप बताएं। वापस से विजय जी आपकी तरफ आऊंगी। बालाजी अमाइंस, वैसे तो हमने एक डिक्लाइन देखा था ड्यू टू ड्रॉप इन ऑपरेटिंग मार्जिन्स। प्राइमरीली हमने देखा था कि अकाउंट में कुछ हद तक डिग्रोथ फार्मा और एपीआई सेक्टर में जो नजर आई उसका एक इम्पैक्ट नजर आया था। लेकिन इन स्तरों पर अगर देखें, पिछले जो एक साल का ट्रेंड दिख चुका है, इसके बाद क्या इस शेयर में कन्विक्शन बढ़ रही है? देखिए मानसी, जितनी भी ये कंपनीज थी वो चाइना से माल मंगाती थी और जो 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 रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं बहुत महंगा हो गया था। इसी कारण से आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट्स नहीं दिखाई दे रहे थे। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अब चाइना ओपनिंग के बाद ये जो डर है या जो स्ट्रेस है वो कम हो गया है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी पहले बहुत पड़ रही थी, शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। अब वो कहीं ना कहीं मेलो डाउन हो गई है। शिपिंग कॉस्ट सब मुझे लगता है प्री कोविड या उसके आसपास के लेवल्स पे है। तो ये कंपनी धीरे धीरे आने वाली 1 से 2 तिमाही में अच्छा करना चाहिए। और पूरा केमिकल क्षेत्र, स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र खास करके बहुत ज़्यादा इसमें पिटाई हुई है। तो अगर लोग लेना चाहते हैं, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर निबलिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपये डालना चाहते हैं तो आप 50 रुपये 60 रुपये अभी इस भाव पे बालाजी अमीन्स में डाल सकते हैं और इसमें खरीदारी शुरू करिए। जैसे जैसे आपको ये थोड़ा सा ऊपर जाता दिखेगा तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है जिनके पास है वो एवरेज कर सकते हैं थोड़ा, और जो नया लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, मगर अभी पूरा पैसा ना डालिए। मुझे लगता है स्पेशलिटी केमिकल्स में थोड़ा सा पेन बाकी है, बट आने वाली 1 तिमाही मुझे जो पेन है वो 1 तिमाही का होगा। फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स ये सब अच्छा करते दिखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी फर्क आ गया है रेट्स में। चलिए, तो सुपर सेल की बास्केट में बालाजी अमाइंस को भी शामिल किया जा सकता है, ये राय है विजय जी की। राहुल, वैसे तो बाजार के उतार चढ़ाव में जब डिफेंसिव प्ले आउट करते हैं, कह सकते हैं कि जब कमजोरी ज्यादा होती है फार्मा स्टॉक्स में एक एक्शन हम जरूर देखते हैं। ग्लैंड फार्मा के स्टॉक पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि वैल्यूएशंस तो लगातार नॉर्मलाइज होते हुए दिख ही रहे हैं और पिछले 1 साल के ट्रेंड को भी, जो कि अभी आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे समझते हुए ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में क्या पोजिशन बनाई जा सकती है या फिर जिनकी पोजिशन है उसे होल्ड इंटैक्ट रखा जा सकता है? 2 चीज इंपॉर्टेंट है फार्मा सेक्टर के अंदर। एक है पूरा फार्मा सेक्टर के अंदर एक्सेप्ट फॉर सन फार्मा बाकी सभी स्टॉक्स के अंदर हमने गिरावट देखे और अच्छे खासे पिटाई देखने को मिली है। एवरेज फ्रॉम 20 से 35% का गिरावट देखने को मिला है। मिड कैप में ज्यादा हुई है और लार्ज कैप में भी हुई है। तो आई फील कमिंग बैक टू ग्लैंड फार्मा, Q3 के नंबर्स थोड़े सॉफ्ट थे, बिलो स्ट्रीट एस्टिमेट से, मार्जिन पे प्रेशर था। तो सबके मेरे ख्याल से जो उनके जो एस्टिमेट थे वो भी कट किए हुए गए गोइंग फॉरवर्ड। बट जो वैल्यूएशन पे अभी जो ट्रेड कर रहा है तो 22 टाइम ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड, तो मुझे लग रहा है कि
यहाँ रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो एक बार लॉन्ग किया जा सकता है, या है तो अपन होल्ड होल्ड भी कर सकते हैं। जिस तरह से आउटलुक बनता दिखने को मिल रहा है गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक बिजनेस नॉर्मलाइजेशन प्लस उनके जो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स में उनका जो फैक्टरिंग हो चुके हैं यहाँ पे, और आउटलुक ऑन चाइना बिजनेस इज ऑल्सो इम्प्रूविंग ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ग्लैंड फार्मा यहाँ से 1700 के लक्ष्य के लिए डेफिनेटली लिया जा सकता है। विजय, आपसे जानना चाहेंगे, शुगर सेक्टर काफ़ी हद तक फोकस में है। कई सारे समय ऐसे भी होते हैं जब चीनी की मिठास बढ़ती है और ब्लेंडिंग को लेकर कई सारी खबरें भी आती हैं। श्री रेणुका शुगर डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस अगर देखें, कोई एक्सपेक्टेशन बढ़त का तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इथेनॉल प्राइसेस भी बिलो एक्सपेक्टेशन नज़र आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हालांकि कैप्ड होते हुए 26% तक के डाउन टर्न पिछले एक साल में, इनफैक्ट 3 महीने की अगर सिचुएशन के लिहाज से देखें तो एक करेक्शन तो देखने को मिला ही है, करेक्शन फेज आया है, लेकिन यहाँ से क्या ये ऊपरी स्तरों पर चलता हुआ दिखेगा? मानसी, पहले शुगर सेक्टर पूरा का पूरा साइक्लिकल हुआ करता था और पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे किसानों के अरियर्स को लेके, चीनी मिलों के अरियर्स को लेके, मगर मुझे लगता है पिछले 3-4 सालों में चीनी मिलों ने अपने पुराने पाप धो लिए हैं। रीजन उसका ये है प्राइमरली कि जो एथेनॉल जो पहले 2-3 रुपए लीटर बिका करता था, जो शराब की कंपनियां लिया करती थी, अब उसका एक दूसरा यूजेज आ गया है। पहले 2% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, फिर 10 हुई है और अब 20 की टेस्टिंग चल रही है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को और आपको भी कि ब्राजील में, वेनेजुएला जैसी कंट्रीज में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 50 से 70% तक है। तो यहाँ पर अभी भी बहुत स्कोप है भारत में। वो प्राइमरली इसलिए भी कि क्यों हम फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं और उसके डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है लॉन्ग टर्म में चीनी मिलें अच्छा करेंगी। सारी जो अच्छी टॉप कंपनीज है इंक्लूडिंग रेणुका, ये इन्होंने अपना एथेनॉल की कैपेसिटीज बढ़ाई हैं और नो डाउट कंजम्पशन से रिलेटेड है शुगर सेक्टर। तो मेरा ये मानना है कि जो कंजम्पशन है वो तो है ही है, मगर एथेनॉल की जब ब्लेंडिंग 20% हो जाएगी तो इनका और खपत बढ़ जाएगी, इन कंपनीज को और प्रॉफिट आएगा। और इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट मैं देखता हूँ लिकर सेक्टर पे, बट एनीवे वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट मुझे लगता है अच्छे लेवल्स पे है और अच्छा क्वालिटी कंपनी है। और ये मेरा मानना है कि दोबारा से ये 60, 65, 70 तक जाने का दमखम रखता है, तो रेणुका में खरीदारी करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग एक फैक्टर, एक पैरामीटर है और दूसरा कंजम्पशन से जुड़ी थीम से जुड़ा हुआ स्टॉक है ये, इसलिए यहाँ पर भी निवेश का नजरिया बनाकर आप बिल्कुल चल सकते हैं। राहुल, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आज भी मूवमेंट है और स्टॉक प्राइस की अगर बात करें, पिछले कुछ सेशंस में अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाया भी है, लेकिन डाइवेस्टमेंट को लेकर खबरों की अगर बात करें तो उसको लेकर अटकलें कई सारी लगाई जा रही हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन पर नई खरीदारी से बचकर अगर पोजीशंस हैं उसे होल्ड रखने की राय होगी या इन स्तरों पर खरीदारी भी की जा सकती है? आई थिंक Q3 के नतीजे उनके अच्छे थे कंटेनर कॉर्पोरेशन के मेरे ख्याल से, और गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो मेरे ख्याल से आउटलुक भी पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट ने दिया हुआ था। और जिस तरह से डाइवेस्टमेंट के लेके खबरें हैं, मेरे ख्याल से वो थोड़ा डिले हो रहा है। वही कारण से स्टॉक में मेरे ख्याल से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और स्टॉक में अच्छे खासे गिरावट भी देखे 52 वीक हाई से अपन देखें तो। लेकिन जिस तरह से वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि यहाँ से नियर टर्म में अपसाइड डेफिनेटली कैप है। अगर लेकिन आप लॉन्गर टर्म प्लेयर हो तो मेरे ख्याल से होल्ड कर सकता है, जो डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रिगर भी प्ले आउट कर सकता है। और जीडीपी अपने स्ट्रॉन्ग फुट पे है, इकोनॉमी अपने लेवल पे है, और तो मेरे ख्याल से जिस तरह से ओवरऑल ट्रैफिक है इसके अंदर तो भी इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई फील दैट कंटेनर कॉल लिया जा सकता है, लेकिन है तो होल्ड भी किया, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी इसके अंदर। रखनी होगी, कॉनकॉर में अगर पोजीशन है उसे बचाकर रखें, लेकिन इसके अलावा नई बाइंग के लिए भी आप स्लो एंड इवेंचुअल अक्यूमुलेशन कंटेनर कॉर्प में कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपकी ट्रॉली जो है स्टॉक सुपर सेल हमारी इस खास पेशकश से भरती ही जा रही है और लगातार हम आपको ऐसे अच्छे स्टॉक्स बता रहे हैं। और इस समय इन स्टॉक्स को जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये करेक्ट हुए हैं। तो करेक्ट हुए हैं मतलब आपके लिए ये सही समय है इनमें एंटर करने का। तो ये स्टॉक्स की सूची में अगला शेयर आपसे जानना चाहूँगी मिस्टर चोपड़ा, सेंचुरी टेक्सटाइल। वैसे टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करें, तीसरी तिमाही में हमने देखा कुछ हद तक टेक्सटाइल सेक्टर उनसे जुड़ी कंपनियां इंपैक्ट होती हुई दिखी थी हमने, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस देखी, कई सारे फैक्टर्स थे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो कि काम नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां से करेक्शन जो देख चुका है सेंचुरी टेक्सटाइल पर, आपका कन्विक्शन अब बनता है? मानसी, ये कंपनी जो है प्राइमरली बिरला की कंपनी तो है ही, और जो इनके बिजनेसेस हैं टेक्सटाइल के अलावा भी बिजनेस है, रियल एस्टेट भी एक इनका बहुत बड़ा बिजनेस है बिरला एस्टेट्स के नाम से।
और मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट थोड़ा प्रेशर में इसलिए रहा क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से बढ़े और जनरली हम देखते हैं कि जो रियल एस्टेट बिकता है, खास करके रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, वो लोग कर्जा लेते हैं बैंक से और उसका ब्याज भरते हैं बैंकों को। तो एक वो कारण था कि सेंचुरी टेक्सटाइल पे प्रेशर रहा। दूसरा, मुझे लगता है टेक्सटाइल स्पेस में जो अच्छी कंपनीज हैं वो अब लौटनी चाहिए क्योंकि उनमें काफ़ी करेक्शन हो चुका है। तो भले वो वर्धमान टेक्सटाइल हो, सेंचुरी टेक्सटाइल हो और भी अरविंद जैसी कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज वापस आना चाहिए। और यदि किसी का 6 महीने से साल भर तक का आउटलुक है तो बहुत ही अच्छे भाव पर अवेलेबल है, 626 पे अभी है। तो इसमें आप पार्ट बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, आधा पैसा भी डाल सकते हैं और ये दोबारा से 860, 880, 900 तक जाने का भी दमखम रखता है क्योंकि पेरेंटेज बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है और मेरा ये मानना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो भी इसमें पैसा डालेगा भी यहाँ पर वो कमा के निकलेगा। तो सेंचुरी टेक्सटाइल में डेफिनेटली निवेश करें। टेक्सटाइल और रियल एस्टेट दोनों का ब्लेंड है इसके अंदर। और रियल एस्टेट में भी मुझे लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से या तो पीक आउट हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो जैसे ही दोबारा से जो इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाने की जो कवायद चलेगी तो सारे के सारे रियल एस्टेट कंपनीज अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं, एक तो टेक्सटाइल भी है, रियल एस्टेट भी है, दमखम रखता है स्टॉक, इसीलिए यहाँ पर एक्यूमुलेशन धीरे धीरे करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, राहुल, वैसे तो देखें तो स्टॉक में मूवमेंट अच्छी नजर आ रही है, पिछले 5 सेशंस में 15% के इर्द गिर्द तो चल चुका है ये स्टॉक, लेकिन सारे पॉजिटिव्स जो है प्राइस्ड इन होते हुए भी नजर आए, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी दिखे हैं। तो यहाँ से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉक को स्ट्रेंथ दे जाएंगे आपके हिसाब से? आई थिंक ओवरऑल पावर डिमांड मेरे ख्याल से रोबस्ट रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। जिस तरह से हमारा नियर टर्म में इंटरेक्शन भी हुआ था जेएसडब्ल्यू एनर्जी के मैनेजमेंट के साथ, तो उन्होंने ये भी बरकरार के बताते हुए देखा है कि पावर डिमांड इंडिया में स्ट्रांग रहेगा कमिंग डेज के अंदर। और जैसे आपने बताया स्टॉक में गिरावट तो अच्छी खासी होगी है, जो वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं थे अभी मेरे ख्याल से ट्रेलिंग बेसिस पे तो ठीक ठाक होते हुए देखने को मिल रहा है। अपसाइड मेरे ख्याल से सीमित रह सकता है, लेकिन जो है पोर्टफोलियो के अंदर तो होल्ड किया जा सकता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को। और जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनसे दूर रहने की भी राय आपको मिलती है। तो फिर जहां सुपर स्टॉक सेल की बात कर रहे हैं हम, जहां खरीदारी, बिकवाली और साथ ही होल्ड पोजीशंस की बात कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स पर भी नज़र डालनी चाहिए जिनसे दूर रहना है, यानी कि जिनको बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे स्टॉक्स विजय जी के लिस्ट में हैं, वो आपको एडवाइस देंगे कि इन्हें अवॉइड क्यों करना है। जेंसरॉल इंजीनियरिंग और शैली इंजीनियरिंग, विजय जी इस पर क्विकली आप अपनी राय दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि यदि आपको इंजीनियरिंग स्पेस में रहना है तो बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये स्टॉक पिछले करीब, अगर मैं 3 साल का चार्ट देखता हूं तो जेंसरॉल इंजीनियरिंग में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। ये करीब 50-60 रुपए से आपको लगभग 2000 तक जाते हुआ दिखेगा। तो इसमें वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं और जहां वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड होती है वहां मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूं। तो दूसरा, इसके अंदर एक टेक्निकल उसमें देखें तो एक डेथ क्रॉस बना हुआ है और डेथ क्रॉस बनने का मतलब यहाँ से नीचे गिरावट और है। सिमिलरली शैली इंजीनियरिंग भी मुझे लगता है कि उस तरीके से इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक गिरता रहा है। और मेरा ये मानना है यदि कोई इंजीनियरिंग या कैपिटल गुड्स में रहना चाहता है तो वाई नॉट एल&टी, और टॉप की कंपनीज क्यों ना ली जाएं। तो बेहतर है कि आप इन दोनों स्टॉक से दूर रहें और अगर रहना भी है तो टॉप रंग लार्ज कैप्स में रहें। ओके, तो ये 2 शेयर्स हैं जिसे आप अपनी सेल की जो बास्केट है या ट्रॉली है उसमें नहीं रखें, यानी कि ये प्रोडक्ट्स हैं जिससे दूर रहना है। जैसे कि हमने वादा किया, वो शेयर्स भी आपको बताएंगे जिनसे दूर रहना, वो शेयर्स भी बताएंगे जो कि करेक्शन में अट्रैक्टिव होते नजर आ रहे हैं। राहुल, पिरामल फार्मा, अभी थोड़ी देर पहले ग्लैंड फार्मा का जिक्र हम कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। पिरामल फार्मा के लिए मार्जिन जो हैं वो लास्ट ईयर के मुकाबले फ्रॉम 15% to 5% डिक्लाइंस दिखे हैं, लेकिन डिक्लाइंस में कमी आती हुई नजर आई है और डेट लेवल्स बड़े हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन केपेक्स एज वेल। यहाँ से पिरामल फार्मा पर कैसे आपकी राय होगी? आई थिंक ये जो पिरामल फार्मा, आई थिंक पिरामल एंटरप्राइज का जो स्पिन ऑफ हुआ था, डीमर्ज हुआ था, उसमें से शेयर्स आए थे और उसके बाद कंसिस्टेंटली स्टॉक्स में सेल ऑफ देखने को मिली है। ऑब्वियसली Q3 के नतीजे में बहुत ही गिरावट देखने को मिली थी, एज यू राइटली सेड के मार्जिन्स पे लेकर मेरे ख्याल से काफी सारा स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला था। तो स्टॉक मेरे ख्याल से आपके पास
काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फार्मा प्ले के अंदर। जिस तरह से हमने गिरावट देखी है, मैंने आपको बताया कि 30 से 40% का कई मिड कैप स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, तो वैल्यू पर्सपेक्टिव वहां से ठीक ठाक लग रहा है। तो मेरे ख्याल से पिरामिड फार्मा है तो मेरे ख्याल से होल्ड किया जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल, लेकिन जिस तरह से प्राइस मूवमेंट हमने देखा है गिरावट की ओर, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा पिरामिड फार्मा के अंदर। पोजीशंस को होल्ड करने की राय। अभी थोड़ी देर पहले विजय जी से मैंने उन स्टॉक्स पर उनकी राय ली। राहुल, जिन स्टॉक्स से दूर रहना है, जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है, आपकी लिस्ट में कौन सा शेयर है जिसे अवॉइड करना है? आई थिंक एक सबसे बड़ा थीम प्ले आउट हो रहा है कि जहां पे भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है वो स्टॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से डीरेटिंग देखने को मिली। ये पूरा थीम रहा है। हमने देखा है कि जिस तरह से हमने सेटअप देखा है लास्ट 1 सालों के अंदर, वेदर इट बीइंग बी कंज्यूमर प्ले और वेदर इट बीइंग एनी स्टॉक्स, तो वहां पे हमने पी डिरेट करने का स्टैंड देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग स्ट्रेंथ करते हुए देखने को मिला है। सिमिलरली मेरी लिस्ट में जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, तो मेरे ख्याल से काफी हाई वैल्यूएशन पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। ट्रेंड था, स्टॉक्स में अच्छे खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है लास्ट 3-4 सालों के अंदर। लेकिन जिस तरह से अभी जो आने वाले स्तर है, मेरे ख्याल से सभी ये क्षेत्र के स्टॉक के अंदर मेरे ख्याल से एक बार यहाँ पे होल्ड एग्जिट लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये वैल्यूएशन रीरेट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से इट हैज टू कम डाउन एट अ गुड वैल्यूएशन के जहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, तो वहाँ पे लिया जा सकता है। लेकिन ये इस स्थान पर मैं एग्जिट की राय दूंगा डिक्सन पे। ओके, तो बिल्कुल एग्जिट होना है। ये वो वाला स्टॉक है, या कह सकते हैं कि इस सेल की वो प्रोडक्ट है जिसको आप अपनी बास्केट, अपनी ट्रॉली में बिल्कुल ना रखें। तो 3 शेयर्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से वो भी आए हैं जिसको आप एग्जिट, यानी कि कह सकते हैं एग्जिट भी नहीं, अवॉइड कैटेगरी में रखें, यानी कि बिल्कुल इस पर नजर ना बनाएं, क्योंकि इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं वो बेरिश नजर आ रहे हैं इन स्टॉक्स के लिए। अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया की। विजय जी, इंसेक्टिसाइड इंडिया अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, पर्टिकुलरली B2B बिजनेस में और साथ ही एक्सपोर्ट बिजनेस में, और इसी के चलते अगर स्टॉक के मूवमेंट की बात करें, हमने इनके 3 महीने के उच्चतम स्तर से अगर इस वक्त सेंटिमेंट्स को देखें, गिरावट, करेक्शन देखने को मिली। ऑलमोस्ट 43%, 423 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। इंसेक्टिसाइड इंडिया पर क्या किया जाए? देखिए, जो मैंने आपको स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बोला था कि इनपुट कॉस्ट बड़ा है, दूसरा एक और है कि क्योंकि नेट इंपोर्टर्स होती हैं ये कंपनीज, तो डॉलर भी अगर हम देखा पिछले साल 78 से 83 के करीब जाता हुआ दिखा, तो इनका फॉरेक्स लॉसेस भी हैं जो मैं इनके रिजल्ट्स पढ़ पाया था। दूसरा जो अभी भी दिख रहा है कि जो रिजल्ट्स पेश किए कंपनी ने, उसमें ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ है, और अगर आप देखें ये जनरली जितनी भी आपको एग्रोकेम कंपनीज दिखेंगी वो सीजनल बिजनेस होता है। पहला और दूसरा क्वार्टर अच्छा होता है तो सारा का सारा जो मोटा जो रेवेन्यू है 65-70% का वो Q1 Q2 में आता है और बचा हुआ Q3 Q4 में होता है। तो मेरा ये मानना है कि Q4 भी इनका पिछले साल से थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, बट Q1 और Q2 जो नेक्स्ट ईयर के हैं वो अच्छे होंगे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से खरीदारी करी जा सकती है। कंपनी डेट फ्री है, 14-15 के पीई पे अवेलेबल है और ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर, और सेक्टर अच्छा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं FIIs ने बहुत माल बेचा है एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, और वो सेलिंग कहीं ना कहीं जाके थमने वाली है या थम गई है। तो मुझे लगता है कि अगर आप, दोबारा बोलता हूँ, 100 रुपए का अगर कुछ लेना चाहते हैं इंसेक्टिसाइड, तो 50-60 रुपए का भी यहाँ पे ले सकते हैं। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, और थोड़ा सा आउट ऑफ फ्लेवर है पूरा का पूरा सेक्टर। अगर आप PI को देखें, धानुका एग्रीटेक को देखें, बेस्ट एग्रो को देखें, जो पीयर्स हैं इस कंपनी के, तो उन सब में एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी, 40-50% का गिरावट देखा है। तो इंसेक्टिसाइड्स फॉर दैट मैटर, कंपनी में कोई डेट ओवरहैंग नहीं है, सेक्टर ग्रोथ वाला है, और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि काफी गिरावट हो चुकी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं उस सेक्टर की जैसे लगातार परफॉर्म तो किया है, लेकिन उस सेक्टर के परफॉर्मेंस के साथ साथ उसकी कनेक्टिंग सेक्टर में भी जान आई है, ऑटो और ऑटो एंसिलरी, और बात होगी टायर स्टॉक्स की। राहुल, सीएट, अगर पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, ऑटो बिक्री के आंकड़े जो अनुमान से बेहतर आए, उसके ठीक बाद ऑटो सेक्टर तो फोकस में है, लेकिन ऑटो एंसिलरी भी फोकस में है। जब एंसिलरीज की बात हो रही है तो टायर स्टॉक्स भी अछूता नहीं रह सकता। सीएट में पर्टिकुलरली 3 महीने के उच्चतम स्तर से अब तक 26% तक का करेक्शन दिख चुका है। और अगर रूरल डिमांड की बात करें, वहां पर एक वीकनेस का ट्रेंड है जो कि 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीलर सेगमेंट को इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ऑटो बिक्री के अच्छे आंकड़ों के बाद ऑटो का सेंटिमेंट तो सुधरेगा ही, उसके साथ टायर स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए?
आई थिंक डेफिनेटली सीएट का ट्रेंड देखिए, हमने देखे तो ऑटो में टू व्हीलर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर्स मेरे ख्याल से सॉफ्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे फोर व्हीलर्स और सीवी साइकिल में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और सिमिलरली हम जो रिप्लेसमेंट डिमांड भी देख रहे हैं तो अच्छी खासी देखने को मिल रही है टू व्हीलर स्पेस के अंदर। तो ओवरऑल सीएट के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा है जो हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस सॉफ्ट होते हुए देखने को मिले हैं, तो वो मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा सीएट के नतीजों के अंदर आने वाले में। और इसी वो फैक्टर नहीं करता ये जो ट्रेड वैल्यूएशन अभी ट्रेड हो रहा है, प्लस उसके जो जो एक्सपेंशन जो उन्होंने किया है वो भी ये वैल्यूएशन में इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। थर्डली आई थिंक हम देखें तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमने जिस तरह से हमने आउटलुक देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक में नए लॉन्चेस आ रहे हैं टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स के, तो वहां पे भी मुनाफा हो सकता है सीएट को। तो आई फील दैट 13 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी गिरावट भी देखी है। तो मैं सीएट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो है पोर्टफोलियो में तो होल्ड किया जा सकता है। ये मेरे से ख्याल से वैल्यूएशन सही नहीं है, अच्छे वैल्यूएशन मिल सकते हैं कंपनी को। विजय जी, बहुत गई तैयार स्टॉक सुपर सेल ट्रिपल SSS, जैसे कि हमने वादा किया था इस खास पेशकश में हमने एक लड़ी लगा दी कई सारे स्टॉक्स की जिनमें करेक्शन पिछले दिनों में पिछले कुछ महीनों में नजर आया है, और उस करेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्ट हो रही है। कई सारे शेयर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने और उसके पीछे के रैशनल आपके लिए डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी अच्छे से और उनके हिसाब से उन्होंने जो राय दी टारगेट स्टॉप लॉसेस के हिसाब से आप रिएक्ट भी करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा बनाएंगे।